देखो आज अपन पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम टू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम पे हमें फेज डायग्राम आ सकता है वाटर का या सल्फर का। बेसिकली वाटर का आता है। फिर टू कंपोनेंट सिस्टम में डिवीजन है, एक आ सकता है यूटैक्टिक, एक आ सकता है इनकॉन्ग्रुएंट, एक आ सकता है कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपल यूटैक्टिक में आपको जो एग्जाम्पल देना होता है वो सिल्वर लेड सिस्टम का देना होता है। कॉन्ग्रुएंट में आपको फेरिक क्लोराइड वाटर का देना होता है। इनकॉन्ग्रुएंट में पोटेशियम एलॉय का। बट ये बहुत ही रेयर है कि कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट पूछा जाए। यहाँ तक ही पूछा जाता है वन कंपोनेंट सिस्टम तक, और ज्यादा है तो आपको कंडेंस्ड फेज रूल पूछा जाता है। तो अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करें तो एक क्वेश्चन तो आपको ये आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, है ना। तो वन कंपोनेंट सिस्टम है तो हमारे को पता है कि फेज रूल क्या होता है, F = C - 2 - P, है ना। C + 2 - P F = तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास कितने मैक्सिमम फेसेस हो सकते हैं, तो मैक्सिमम फेसेस के लिए हमें पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो हम कैसे देखेंगे। फेज होता है जैसे कि हमने पहले देखा था होमोजीनियस, है ना, मैकेनिकली सेपरेबल थिंग। तो वो हमारा होता है फेज, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। अब अगर हम फेज रूल के अकॉर्डिंग ये देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज जो को एग्जिस्ट कर सकते हैं वो कितने होंगे, तो वो हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू मिनिमम हो। कंपोनेंट भी हमें क्या रखने पड़ेंगे, मिनिमम रखने पड़ेंगे, मतलब एक ही कंपोनेंट, इससे कम कंपोनेंट तो हो नहीं सकता है। तब हम पी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अगर हमने एफ की वैल्यू 0 रख दी, मिनिमम 0 हो सकती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ना कुछ भी वेरिएशन नहीं हो रहा हो, ना टेम्परेचर का ना प्रेशर का। सी की वैल्यू हम रख सकते हैं 1, और यहाँ 2 - P है। तो अगर मैं इसको 1 + 2 - P कर दूं, P को इस साइड ले जाऊं, तो ये हो गया 3। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज जो है वो 3 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि है वेपर, सॉलिड, लिक्विड या गैस, है ना। वेपर को मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीडम कितनी एग्जिस्ट कर सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगेन आप C + 2 - P लगाओगे, आपको फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है। मैक्सिमम फेज हमने देख लिए 3 हो सकते हैं, +2 और C, है ना। अब यहाँ पे कंपोनेंट आपका एक ही होगा मिनिमम। सो फॉर अ सिस्टम टू एग्जिस्ट एटलीस्ट एक फेज हमें लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे मिनिमम फेज लेंगे, मैक्सिमम फेज नहीं लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम फेज जब आप रखोगे, और कंपोनेंट भी आपको रखना पड़ेगा कितना, वन कंपोनेंट सिस्टम। तो ये हो जाएगा 3 - 1, कंपोनेंट 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी मैक्सिमम 2 एग्जिस्ट कर सकती। जब भी हम कोई चीज मैक्सिमम निकालेंगे हमें एक चीज को मिनिमम रखना पड़ेगा। तो हम मिनिमम किसको रख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम हम फेज को रख सकते हैं, और मैक्सिमम हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है। कंपोनेंट को भी हम क्या रख सकते हैं, मिनिमम एक ही होगा, है ना, एक से कम कंपोनेंट हो नहीं सकता। तो बेसिकली इन दो चीजों पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। फिर फिर ये जो टू फेज इक्विलिब्रिया है, वन फेज इक्विलिब्रिया है, ये सब ये है कि या तो सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, या तो सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, लिक्विड वेपर का कॉम्बिनेशन है, 3 है। इसका मतलब सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो पॉइंट जिसपे तीनों फेजेस एग्जिस्ट करें वो कहलाता है ट्रिपल पॉइंट, है ना। ये एग्जाम्पल दिया है आपको वन कंपोनेंट सिस्टम का। बेसिकली ये वाटर सिस्टम का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अब देखो इसमें कोई भी फेज डायग्राम होगा आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना होगा।
ये कर्व्स दिख रहे हैं, जैसे ओ ए कर्व है, किस किस के बीच में दिखा रहा है, सॉलिड वेपर के बीच में इक्विलिब्रिया। ओ बी कर्व है, सॉलिड लिक्विड के बीच में दिखा रहा है। ओ सी कर्व है, लिक्विड वेपर के बीच में दिखा रहा है। इन सब के लिए आपको फेजेस कैलकुलेट करने हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है, कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, बस इतना ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है आपको। अपन ये सब छोड़ के सीधे वन कंपोनेंट सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, तो वन कंपोनेंट सिस्टम पे अगर हम देखें तो हम एग्जाम्पल पे आते हैं, वो है वाटर का। अब अगर हम वाटर सिस्टम का एग्जाम्पल देखें तो उसमें तीन फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। बट कंपोनेंट क्या रहेगा, एक ही है। इसको हम वन कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ वाटर है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सिर्फ H2O ही रहेगा, चाहे वो लिक्विड फेस में हो, वेपर फेस में हो, सॉलिड फेस में हो। ठीक है, बट जैसे ही आप टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करोगे, इसमें जैसे बिस्मथ कैडमियम है, तो वहां आपके कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। मतलब बिस्मथ का फॉर्मूला अलग होता है, कैडमियम का अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाम डिवाइडेड है। तो ये एग्जाम्पल आपको आगे इसका डायग्राम जो है उससे पता, ये है इसका फेज डायग्राम। इसके फेज डायग्राम में आप देखोगे तीन चीजें हैं। एक लाइन है ओ ए, ओ बी, ओ सी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब आप देखोगे कि जो ओ ए लाइन दिख रही है आपको, है ना, ओ ए लाइन जो आपको दिख रही है वो किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे वेपर है, यहाँ वाटर है, यहाँ मतलब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो यहाँ पे आपको जो ओ ए लाइन है ये किस किस के बीच में दिखा रही है, सॉलिड गैस के बीच में। ओ बी लाइन जो है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम दिखा रही है। ओ सी लाइन किस किस के बीच में, लिक्विड और गैस के बीच में। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये हमें बताना पड़ता है। तो जैसे हम ओ ए को देखें, तो ओ ए को देखेंगे तो हमने देखा था सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन। इसलिए हम इस वाले कर्व को, जो ओ ए कर्व है, इसको सब्लिमेशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर छोटा सा दिखाया हुआ है, यहाँ आई से वेपर, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सब्लिमेशन कर्व। इसमें इतना लिखना मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप आओगे किसमें, कर्व ओबी में। तो ओबी में आपने देखा आइस और वाटर के बीच में, मतलब सॉलिड लिक्विड, तो ये कौन सा हो गया, फ्यूजन कर्व, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेल्टिंग होता है या फ्यूजन, एक ही प्रोसेस है। ओसी कर्व देखोगे तो यहाँ ड्रॉ है ओसी कर्व, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। ओसी कर्व में वाटर और वेपर के बीच में है, मतलब लिक्विड वेपर। तो ये वेपराइजेशन कर्व कह सकते हैं या वेपर प्रेशर कर्व कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप छोटा छोटा ड्रॉ करके दिखाओगे तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। फिर एक आता है पॉइंट ओ। पॉइंट ओ में आप जब देखोगे तो इस पॉइंट पे तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइस भी, लिक्विड भी और वेपर भी। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, है ना। वो इस पॉइंट पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी 0 हो जाती हैं वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो एफ जो था C+2 - 1, यहाँ पे जो हमारी डिग्रीज वन कंपोनेंट सिस्टम है 3, और F = 3 - 3। हाँ, यहाँ फेसेस है ना, तो 3 - 3 जब होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, 0। सो अब जो पॉइंट ओ है ये ट्रिपल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेस तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, सो पॉइंट ओ एक्सप्लेन हो गया। अब क्या आया है, ओ ए डैश कर्व बचा है। ओ ए डैश कर्व क्या है, ओ ए डैश कर्व आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ इस कर्व को हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं या वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिपल पॉइंट के नीचे वाला कर्व है। यहाँ पे आप देखोगे कि वाटर जो है वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, बट वो किस टेम्परेचर पे है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का उससे भी कम टेम्परेचर पे है।
ये देखो ये वाटर है, यहाँ पे लाइन बढ़ रही है, ये टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस साइड टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये जो पॉइंट था ये वो पॉइंट था ट्रिपल पॉइंट, इससे भी कम टेम्परेचर पे आपको आइस मिल रहा है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे आपको जो आपको स्टेट मिल रही है, वो स्टेट को कर्व ओ ए डैश एक्सप्लेन करता है। फिर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट सी, ये यहाँ पे आपका एस सी एफ एग्जिस्ट करता है। एस सी एफ इज आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी वन कंपोनेंट सिस्टम में एक ना एक क्रिटिकल पॉइंट जरूर आपको मिलेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हो सकती है ना, अबव टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाले टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं हो सकती। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, उस वाले क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर वाले प्रेशर पे आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये वो पॉइंट है जिसपे वेपर और आपके लिक्विड्स ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं आपके। तो जो वाटर का क्रिटिकल पॉइंट है उसका प्रेशर जो है वो है 217 और जो टेम्परेचर है वो 647 पे है। तो ये दोनों आपके क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर हो गए और ये दोनों को मिला के क्रिटिकल पॉइंट होता है। सो वाटर एंड वेपर जिस पॉइंट पे इंडिस्टिंग्विशेबल हो रहे हैं या जिस रीजन में हो रहे हैं उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर सिस्टम। अब फेज डायग्राम ऑफ अगर सल्फर देखोगे तो सल्फर का जो फेज, अच्छा CO2 सिस्टम भी इसी का एग्जाम्पल है वन कंपोनेंट सिस्टम का। ठीक है, CO2 सिस्टम भी आपको वैसे नहीं है तो उसको छोड़ दो। सल्फर सिस्टम है, सल्फर सिस्टम में आपकी जो वन फेज इक्विलिब्रियम है वो भी है, टू फेज इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है, थ्री फेज इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। वो कैसे करता है कि सल्फर के अलग अलग एलोट्रोप्स है ना, एलोट्रोप्स मतलब कि फॉर्म्स हैं। एक होता है आपका रोम्बिक सल्फर, एक होता है लिक्विड सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, एक होता है सल्फर वेपर के फॉर्म में। तो रोम्बिक सल्फर आपका सॉलिड फेज है, लिक्विड मतलब लिक्विड में है, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड फेज में होता है, और जो वेपर है तो सल्फर वेपर कहते हैं हम उसको। तो अगर सिर्फ एक प्रेजेंट है तो वन फेज इक्विलिब्रियम है, अगर मोनोक्लिनिक वेपर, मोनोक्लिनिक रोम्बिक, इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बट सिर्फ दो चीजें अगर होंगी तो वो टू फेज इक्विलिब्रियम है। अगर वो तीन कंपोनेंट के बीच में इक्विलिब्रिया है तो थ्री फेज है। बट यहाँ पे कितने हैं, थ्री फेज तो है ही बट चार है ना, चार पॉसिबल वेज हैं, तो फोर थ्री फेज इक्विलिब्रिया इसको कहेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए? तो ये सब बताया है कि it is so because if we apply the phase rule to a system we find that the degree of freedom would be -1 और -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हो सकती। -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है मतलब कोई ना कोई एक चीज टेम्परेचर या प्रेशर को वेरी कर सकते हैं। -1 है मतलब क्या, ये चीज इम्पॉसिबल है एक्सप्लेन करना। इसलिए फोर फेज इक्विलिब्रिया पॉसिबल नहीं होता है, थ्री फेज तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए इसका जो डायग्राम है वो आप आगे देखोगे तो तीन ही फेज का दिखाएंगे वो लोग। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पर फेज डायग्राम है सल्फर का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनने ड्रॉ किया है। अरे ये जब आप देखोगे तो तीन लाइंस मिलेंगी, ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक है, इन तीन लाइंस में एक ये इधर आपको ज्वाइन करना है, एक ये आपको ये एक्सटेंड करनी है। ठीक है, फिर ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इन सबको जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे तब ये सिस्टम जाके एक्सप्लेन होता है। ओके, फिर इन सब का जो टेम्परेचर है आप वो भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे 50 डिग्रीज होता है, ये 95 डिग्रीज होता है, ये 115, ये 120। यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ टेम्परेचर होता है, जैसे हम ऊपर भी प्लॉट कर रहे थे। अब क्या होता है, यहाँ सॉलिड मतलब रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है,
यहाँ लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट करता है और यहाँ वेपर। ठीक है, तो अ, इस सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको, अब यहाँ पर ना ये लाइन भी एक्सटेंड होती है, ये लाइन भी एक्सटेंड होती है और ये यहाँ ज्वाइन होती है। ये जो पॉइंट आता है, एक पॉइंट, ये होता है SM, ये इसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, ये देखो ये सेंटर पे पॉइंट इन्हें दिखा है ना, मोनोक्लिनिक सल्फर है। इन सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब AB अगर आप लोगे, AB पार्ट, तो AB किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम है, BC किस किस के बीच में है, CD किस किस के बीच में है, SM पे क्या है। तो ये सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो देखो ये जो कर्व्स दिखाए हैं, जो कर्व AB है, ठीक है, कर्व AB को आप देखो किस किस के बीच में है, रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर। सब्लिमेशन कर्व हुआ ना, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू वेपर इज सब्लिमेशन। फिर मोनोक्लिनिक है, BC कर्व, मोनोक्लिनिक वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी मोनोक्लिनिक सॉलिड है और वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन कर्व। CD कर्व आप देखो, लिक्विड और वेपर है, तो ये क्या हुआ, वेपर, वेपर प्रेशर कर्व हो गया। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, रोम्बिक सॉलिड था, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड था, ट्रांजिशन कर्व हुआ ये। अब रोम्बिक और लिक्विड के बीच में कर्व है, फ्यूजन, मेल्टिंग हुआ, मोनोक्लिनिक सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूजन कर्व हुआ। बस इतने ही कर्व्स के नाम लिख दोगे, इनफ हो जाएगा। थ्री फेज इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है तो ये तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, वेपर, इन सबको इंटरचेंज कर करके आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये थ्री फेज इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और थ्री फेज इक्विलिब्रियम इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है मतलब यहाँ पे आप टेम्परेचर प्रेशर को किसी को भी वेरी नहीं कर सकते, अगेन यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। अब ये जो दीज थ्री फेसेस कैन नॉट मीट ईच अदर बिकॉज रीजन ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर कम्स इन बिटवीन रीजन ऑफ रोम्बिक एंड द लिक्विड सल्फर। ठीक है, यहाँ पर जो एलोकेशन पॉइंट्स दिए हैं BCE, इसमें आप ये देखोगे कि G पॉइंट जो है, ये SM को जो मोनोक्लिनिक को दिया है, इसको हम ट्रिपल पॉइंट असाइन कर सकते हैं क्या। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दीज, ये तीनों फेसेस एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्योंकि मोनोक्लिनिक सल्फर किस किस के बीच में आ रहा है, रोम्बिक और वेपर सल्फर के बीच में आ रहा है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर आप देखो, ये रोम्बिक और वेपर के बीच में आ रहा है ना। तो क्या हम इन तीनों को बोल सकते हैं ये दोनों मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट G जो है वो ट्रिपल पॉइंट ना कह के हम इसको मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर हम्म, बस इतना सफिशिएंट है आपको इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, तो इतना आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ट्रिपल पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा वो, दीज थ्री मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम मीट एट द पॉइंट G, जहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक और लिक्विड, तीनों रोम्बिक, लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ट्रिपल पॉइंट है। बट मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम और ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर एक ही पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इस पॉइंट पे। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। फिर आ, बस इसमें इतना ही है, इसको अब ज्यादा नहीं खींचते अपन। फिर आते हैं अपन टू कंपोनेंट सिस्टम पे। टू कंपोनेंट सिस्टम पे आपको देखने को मिलेगा कि कंडेंस्ड फेज रूल यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो कंडेंस्ड फेज रूल यहाँ पे यूज होता है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 हट के 1 हो जाता है, क्योंकि गैसियस जो फेज होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, गैस नहीं रहता है, इसलिए F = C+1 - P हो जाता है। किसके लिए, कंडेंस्ड फेज के लिए। ये आपको कंडेंस सिस्टम के लिए ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में। और अगर नॉर्मल है तो C+2 - P, ये वाला फेज रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये तीन तीन वे में पॉसिबल है, एक है यूटैक्टिक सिस्टम, एक है इनकॉन्ग्रुएंट, एक है कॉन्ग्रुएंट। तो यूटैक्टिक सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पे नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड,
कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो कंपाउंड आपका मेल्ट होके या सॉलिड होके मेल्ट होके बन रहा है, कुछ भी जो भी है, कंपाउंड का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा ओरिजिनल कंपाउंड से। यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनेगा उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा ओरिजिनल कंपाउंड से। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट में। इन दोनों में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। यूटैक्टिक में कोई भी नया कॉम्पो सिस्टम जो है उसमें कोई भी नया कॉम्पोजिशन नहीं, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। इसमें आपको पढ़ना है लेड और सिल्फर का एग्जाम्पल। इसमें आपको पैटिंसन प्रोसेस जो है वो आएगी, हो सकता है आ जाए, एप्लीकेशन है वो उसका। ठीक है, तो यूटैक्टिक सिस्टम में आपको देना है एग्जाम्पल लेड और सिल्वर का, या फिर आप बिस्मथ कैडमियम का भी दे सकते हो, बट बिस्मथ कैडमियम कैडमियम का आपको नहीं है तो आप सिर्फ इसका दो। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या देखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है यूटैक्टिक सिस्टम। ये मोस्टली 99% चांसेस हैं ये आए एग्जाम में। इसमें हमें क्या करना है, ये हम पढ़ रहे हैं टू कंपोनेंट सिस्टम। अब टू कंपोनेंट है ना, जैसे ही मैंने बोला लेड है और सिल्वर है, दोनों के फॉर्मूलेज अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है, तो दो कंपोनेंट सिस्टम हो गया। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सिस्टम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया शो करेगा, क्योंकि गैस तो एलिमिनेट हो गया तभी कंडेंस्ड फेज रूल अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होंगे लिक्विड स्टेट में, बट इमिसिबल होंगे किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगर आप प्योर लेड लेते हो और उसको हीट करते हो तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा, मेल्ट होगा, फिर आप ठंडा करोगे। ठंडा करने पे आपको क्या मिलेगा, ठंडा करने पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो मेल्ट है ग्रेजुअली कूल्स डाउन, और जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है, किसके मेल्टिंग पॉइंट के, लेड के, क्योंकि अभी हम लेड की बात कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है, आपका सॉलिड लेड जो होता है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या किया हमने, प्योर लेड लिया, प्योर लेड को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको ठंडा किया, तो अब जो वो मेल्ट है, मेल्ट मतलब, मेल्ट यहाँ पे ये मत समझना कि अभी मैं स्टेट को, जो स्टेट आई ना हमारी मेल्ट करने के बाद, लेड को मेल्ट करने के बाद जो स्टेट आई, उस मेल्ट की बात कर रही हूँ। अभी इस मेल्ट में इसको ठंडा किया, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद जब आप देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट द मेल्ट ग्रेजुअली कूल्स डाउन, और जब वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है, सॉलिड लेड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें कि हमने मिक्सचर ऑफ लेड लिया है और सिल्वर लिया है, और हम इसको मेल्ट कर रहे हैं और फिर हम इसको कूल कर रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लेड वुड स्टार्ट सेपरेटिंग आउट एज प्योर सॉलिड, किस टेम्परेचर पे, लेस टेम्परेचर पे, एट ए टेम्परेचर लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर लेड। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को हम कहते हैं यूटैक्टिक पॉइंट। अभी आप आगे डेफिनेशन में भी देखोगे। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट, तब यहाँ पे लेड आपका सेपरेट होना स्टार्ट हुआ था। बट जब आप दोनों का मिक्सचर लेते हो तो ये लोअर टेम्परेचर पे होती है ये प्रोसेस, और इस लोअर टेम्परेचर पे प्योर लेड का सेपरेट होना, उसको हम कहते हैं यूटैक्टिक पॉइंट और द यूटैक्टिक टेम्परेचर। So this decrease in the temperature at which solid lead crystallizes out can be understood by this equation, जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करती है, जो हमने सोल्यूशन में पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जब इसका डायग्राम देखो आगे आके, ये है इसका डायग्राम, सिल्वर और लेड सिस्टम का डायग्राम। देखो, सिल्वर लेड सिस्टम का डायग्राम, यहाँ मेल्ट है, मेल्ट क्या होता है वो भी मैं आगे बता रही हूँ। फिर यहाँ सॉलिड, यहाँ सिर्फ 100% लेड है, यहाँ आपने मिक्स नहीं किया है। जैसे जैसे आप लेड में सिल्वर ऐड करते जा रहे हो तो यहाँ 100% सिल्वर हो गया है, यहाँ पे लेड 0% है, क्योंकि लेड से पूरा सेपरेट हो गया है। इस यहाँ पे आपका क्या है, सॉलिड सिल्वर और मेल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉलिड लेड और मेल्ट प्रेजेंट है। नीचे क्या प्रेजेंट है, यूटैक्टिक सिस्टम। ठीक है, अभी अब आप देखोगे आगे इसका, ये अप्लाई होगा F = 3 - P वाला रूल। अब देखो रीजन
अबव एसीबी, एसीबी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेल्ट प्रेजेंट है ना, मेल्ट प्रेजेंट है, ये दोनों ही लिक्विडस कर्व कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस रीजन में आपका सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि लिक्विड है सिर्फ, तो लिक्विड एक ही फेज हुआ। कंपोनेंट आपके यहाँ दो है, 3 - 1, यहाँ पे 2 आएगा। इट इज अ बाइवेरिएंट सिस्टम, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर या टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन वेरी हो सकता है। EFGH, EFGH, ये यहाँ पे जो EFGH रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूटैक्टिक सिस्टम है ना, इसके नीचे ही सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। फिर कर्व AC है, तो कर्व AC आपको पता है कि सॉलिड और मेल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम है, दो फेजेस हैं, प्योर सॉलिड है और मेल्ट कंटेनिंग लेड इन द सिल्वर। तो दो फेज हो गए, एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हो गई 1, 1 हो गई। तो आपको यहाँ पे किसी एक चीज को सिर्फ वेरी करना है, बाकी चीजें फिक्स रहेंगी। ऐसे ही कर्व BC है, तो कर्व BC में भी किस किस के बीच में है, सॉलिड सिल्वर और मेल्ट के बीच में है, तो यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। क्या, 2 फेजेस, प्योर सॉलिड और मेल्ट, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएंगे, यूनिवेरिएंट होगा। फिर पॉइंट C आता है, ये पॉइंट C जो है ये यूटेक्टिक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे ही देखोगे AC और BC की जो लाइन हमने देखी थी, है ना, उस सोल्यूशन में क्या है, ये जो दोनों मीट कर रहे हैं ना AC और BC C पॉइंट पे, यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, पॉइंट C, इट इज सैचुरेटेड विथ लेड इन द सिल्वर, सिल्वर और लेड से सेचुरेटेड है ये पॉइंट। अब जैसे ही आप इसको ठंडा करोगे तो आपको दोनों ही फॉर्म्स सॉलिड के स्टेट में सेपरेट होते हुए दिखेंगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द 3 फेजेस, है ना, 2 सॉलिड, 1 सॉलिड 1 सॉलिड और एक लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 0। मतलब ये ना टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ना प्रेशर पे डिपेंडेंट है, ना कॉम्पोजिशन पे। प्रेशर तो हम बात ही नहीं करेंगे, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन की बात करेंगे बस, क्योंकि गैस तो हटा ही दिया। इस पॉइंट पे बोथ द टेम्परेचर एंड द कॉम्पोजिशन आर फिक्स्ड, इट इज अ यूनिक पॉइंट। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करता है कि एनी वेरिएशन इन द टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन वुड कॉज वन ऑफ द फेसेस टू डिसअपियर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सॉलिड क्रिस्टलाइज होने लगेगा और मेल्ट हमारा डिसअपियर होने लगेगा, है ना। टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो सॉलिड हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड मेल्ट होने लगेगा, है ना, एंड वी विल हैव ओनली मेल्ट, नो सॉलिड। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, और इस टेम्परेचर को कहते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर, और इस पे जो कॉम्पोजिशन है वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन। इसका मतलब एट द कॉम्पोजिशन करस्पॉन्डिंग टू यूटेक्टिक पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम इज मिनिमम, है ना। और द और जो बेसिकली टर्म होता है यूटैक्टिक, उसको हम कहते हैं इजी मेल्ट, है ना। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, जो सॉलिड था वो तुरंत मेल्ट हुआ था। को जो बेसिकली इसका जो वर्ड ये इसका मतलब है वो इजी मेल्टिंग है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट व्हाट कि द यूटैक्टिक इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड एंड 1 लिक्विड फेज, है ना। तो ये आपको समझना है। और बस यही यहाँ पर आपको यूटैक्टिक यूटैक्टिक पॉइंट पे है कि वो पॉइंट जहाँ पे दोनों चीजें सॉलिड एग्जिस्ट करती हैं एक लिक्विड के साथ। जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो क्रिस्टलाइज होता है, बढ़ाते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो पॉइंट कहलाता है यूटैक्टिक टेम्परेचर। बस बाकी सारी चीजें आपको अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है इसका, इसका जो इंडस्ट्रियल। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लो आ रही है। अच्छा, अभी भी आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ, तो ये वाली जो प्रोसेस है ना, लेड सिल्वर यूटैक्टिक सिस्टम, उसमें पैटिंसंस प्रोसेस आपको इसलिए आ सकती है क्योंकि इसका एप्लीकेशन एक ही सिस्टम है जिसका एप्लीकेशन दिया है। इसमें आप क्या करते हो कि सिल्वर को सेपरेट करते हो आर्जेंटीफेरस लेड से। ये इसका एलॉय है, मतलब लेड और सिल्वर का एलॉय है, और ये ओर है। इसमें 0.1% से भी कम सिल्वर प्रेजेंट होता है, बट आप इसमें से सिल्वर को सेपरेट करते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हो।
तो ये जो एलॉय है इसको आप पहले इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा मेल्टिंग क्या करोगे, हीट करोगे। तो फिर आप कूल करोगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो जब टेम्परेचर इस पे पहुंच जाएगा 600 K पे, तो प्योर लेड आपका, सॉलिड लेड स्टार्ट होने लगेगा क्रिस्टलाइज होना। फिर जो अमाउंट ऑफ सॉलिड लेड है, इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ, जितना आप कूल करते जाओगे। और मेल्ट, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो मेल्ट है, मेल्ट कंटिन्यूअसली बिकम रिचर इन द सिल्वर। तो हमने ऊपर वाले कर्व में देखा था, कर्व एसी, एसी जैसे जैसे हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, हमारा सिल्वर मिलता जा रहा था 100%। कम टेम्परेचर पे लेड मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे सिल्वर मिलेगा। इस तरीके से आपका सॉलिड लेड कहाँ से अलग होता है, मेल्ट से, कम टेम्परेचर पे। और जो सिल्वर है वो आपका हाई टेम्परेचर पे अलग हो जाता है। ठीक है। सो ये आपका था टू कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल। फिर है कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट का आपको एग्जांपल यहाँ पे फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम है। इतना कुछ बिल्कुल पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल बस याद रखो। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम है, मीटिंग 10-5 मिनट में शायद एंड हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट का ही टाइम रहता है ना। तो जो इनकॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट पहले बात करें तो सेम कंपोजिशन है। जितने भी आपके यहाँ हाइड्राइड्स बन रहे हैं फेरिक क्लोराइड के, ये स्टेबल है कब तक, अप टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो ये सिर्फ इतने तक ही स्टेबल रहेगा। इसके बाद ये जो दो डेक हाइड्रेट है, ये स्टेबल आपका नहीं रहेगा। ठीक है। ऐसे ही जब आप इनकॉन्ग्रुएंट की बात करोगे, कॉन्ग्रुएंट में आप देखोगे कि पेरीटैक्टिक वर्ड आएगा या इनकॉन्ग्रुएंट आएगा। तो पेरीटैक्टिक का मतलब होता है कि पेरी मतलब पेरी फेरी बोलते हैं ना, मतलब अराउंड, के आसपास। और टेक्टोस का मतलब होता है मेल्टिंग। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि the components are completely miscible in liquid phase and form compound in solid state. However, they are not stable up to their melting point. ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक भी स्टेबल नहीं है, बस एक ये ही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये बताया था कि सेम कंपोजिशन रहेगा, कंपाउंड नया बनेगा तो भी, यहाँ नया बनेगा तो भी डिफरेंट कंपोजिशन रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको देना है सोडियम पोटेशियम सिस्टम का। ठीक है। बस इतना ही आपको लिख दोगे, इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट की, अच्छी डेफिनेशन थोड़ी यहाँ एक्सप्लेन की हुई है, तो वो इससे देख लेना। सिंपल सा है, बस ये बताया है कि स्टेबल जो भी कंपाउंड रहेंगे अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो आपके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जैसे फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम था, जहाँ पे डिफरेंट हाइड्रेट्स बन रहे थे, बट वो अपने टेम्परेचर तक, मेल्टिंग पॉइंट तक स्टेबल थे। अगर कंपाउंड स्टेबल नहीं है अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और वो डिकम्पोज होकर नया कंपाउंड दे देता है जिसका कॉम्पोजिशन अलग होता है जो ओरिजिनल सॉलिड था, उसको हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिसमें सोडियम पोटेशियम एलॉय सिस्टम का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो इतना पढ़ के जाना। सबसे पहले तो वाटर सिस्टम पढ़ ही लेना, सल्फर सिस्टम पढ़ लेना, और लेड और सिल्वर तो पढ़ ही लेना। यस मैम। हाँ। तो आइसोथर्म वही है कि जो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो हमको जो पीक्यू लाइन मिल रही थी, पीक्यू लाइन कहाँ है यहाँ पर, ये जब हमने यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है, तो जो हमें कॉम्पोजिशन मिलेगा इस वाले पार्ट पे, है ना, तो वो वाला जो कर्व होगा वो हमारा क्या होगा, आइसोथर्म होगा। और आइसोप्लेथ होता है, वहां पे कॉम्पोजिशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, जैसे एक्स वाई लाइन यहाँ इन्होंने ड्रॉ करके दिखाई थी। ठीक है, ये एक्स और वाई, इन्होंने यहाँ ये दिखाया है कि जो सॉलिड लेड है ना, उसका कॉम्पोजिशन 100% लेड है। तो यहाँ सेम कॉम्पोजिशन पे है वो। जैसे ही हम सिल्वर ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे कॉम्पोजिशन 100 लेड का होगा, बट कॉम्पोजिशन लेड का 0 हो गया, सिल्वर का 100% हुआ। तो वो पॉइंट जिस पे कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहेगा वो आइसोप्लेथ होगा। ठीक है। तो उस इस वाले डायग्राम को ही ड्रॉ करके एक्स वाई और पी क्यू लाइन ड्रॉ करके दिखा दोगे तो उतना सफिशिएंट होगा एग्जाम पॉइंट।